रिकॉर्डिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग मैंने अब स्टार्ट की है, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है रिकॉर्डिंग। चलो यार कोई बात नहीं। हम पार्ट डी कर रहे हैं, वैसे एक दफ़ा मैं वापस बता दूं, पार्ट बी कर रहे हैं। गुड रिमाइंडर टू रिकॉर्ड द क्लास। मैं अपनी क्लास में इतना खो गया था कि मैंने रिकॉर्डिंग खोलना भूल गया। तो वैसे जो लाइव बच्चे होते हैं, लाइव स्टूडेंट, उनका कोई तो फ़ायदा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्या कहते हो या नहीं? वरना वो रिकॉर्डिंग वाले बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो फिर रिकॉर्डिंग से इतना फायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ लाइव की भी बात होती है, जब ये टू वे कॉन्वर्जेशन होती है ना, तो लाइव क्लास का अपना एक डिफरेंट फील होता है। वैसे एडिशनल बेनिफिट्स होने चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। लेकिन खैर, चलो। अब इसमें हमें इंट्रोडक्शन में इंट्राप्रेन्योरशिप को डिफाइन करना है, और फिर उसके बाद आई थिंक एक पैराग्राफ में हम बताते हैं कि यार इंट्राप्रेन्योरशिप से क्या फ़ायदा होगा। एक पैराग्राफ हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज साइड पे बना लेते हैं कि अगेंस्ट में क्यों इंटरप्रेन्योरशिप कैन आल्सो हैव अ चैलेंजेस फॉर बिजनेस। एंड देन आई विल हैव टू कंक्लूजन, जाहिर है अच्छे अगर फॉर्म करने हैं, कंक्लूजन्स भी फॉर्म अच्छे करने होते हैं, तो ओपिनियन देना होगा सबसे पहले, जिसमें मैं बताऊंगा कि यार इंट्राप्रेन्योरशिप जो है वो जीटी के बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा वायबल है, कितना सूटेबल है, कितना उनको वाकई ऑन इंट्राप्रेन्योरशिप पे फोकस करना चाहिए। I can either give my opinion in favor, I can also give my opinion against। और दोनों साइड पे हम ओपिनियन दे सकते हैं, दोनों साइड पे ओपिनियन देना गलत नहीं होगा। बट जो भी मेरा ओपिनियन हो उसको मैं जस्टिफाई करूँगा with a high quality evaluative comment, and I'll have to justify according to the situation of the business, आई थिंक। और सबसे समझदारी वाली अप्रोच ये होती है कि मैं पहले जो है ना अपना ओपिनियन सोच लूँ। ठीक है, सबसे समझदारों वाली अप्रोच ये होती है कि मैं अपना ओपिनियन सोच लूँ, जिसमें मैं बताऊं कि यार हाँ, इंट्राप्रेन्योरशिप जो है वो वाकई इतनी इम्पोर्टेंट है जीटी के लिए फॉर द ऑन गोइंग सक्सेस। एंड मेक श्योर दैट हम सिर्फ इंट्राप्रेन्योरशिप पे नहीं लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जब 12 मार्कर अटेम्प्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो क्वेश्चन जो है ना जल्दबाजी में रीड करते हैं। वो क्वेश्चन जो है ना वो इतना जल्दबाजी में रीड करते हैं और उसके अंदर की जो बातें हैं वो भूल जाते हैं। वो कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ इंट्राप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस, इंट्राप्रेन्योरशिप के डिसएडवांटेजेस लिख लेंगे, लेकिन वो इस सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो याद नहीं रखेंगे। तो वो बच्चे फंस जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो 12 मार्कर होता है ना, उसको जरा रीड किया। अभी पूछ रहे ऑन द टू द ऑन गोइंग सक्सेस जीटी के लिए, सक्सेस आगे फ्यूचर में अगर वो सक्सेसफुल रहना चाहता है और बेहतर काम करना चाहता है, तो उसके लिए इंट्राप्रेन्योरशिप कितना जरूरी है। नाउ आई नीड टू राइट माई आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, राइट? आई नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट द बिजनेस इज फेसिंग। व्हाट प्रॉब्लम आर दे फेसिंग? व्हाट प्रॉब्लम डू यू सी इन दिस केस? टेल मी अबाउट इट नाउ। जरा केस देखो, और हम यूं सोचो कि हम अपने एम्प्लॉयज हैं, और हम अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करें या ना करें का सवाल है। तो अब इसमें तुम्हें क्या नज़र आता है इस केस के अंदर कि हमारे किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जीटी जो है वो फेस कर रहा है, या हम किस तरह से फिर ऑन गोइंग सक्सेस, जीटी की सक्सेस पे हमें बात करनी है। तो हम जीटी को ऐसा क्या करना होगा सक्सेसफुल होने के लिए? जीटी को, ज़ाहिर है ये जो विजिटर्स कह रहे हैं कि फन नहीं है और प्राइस बहुत ज़्यादा है, विजिटर्स कम हो गए क्लियरली, प्रॉफिट्स भी कम हो गए हैं, बिल्कुल। विजिट्स जब कम हुए तो प्रॉफिट्स भी कम हो गए हमारे, ये रहा प्रॉफिट। और फिर न्यू आइडियाज आएंगे, मेक इट मोर फन, वी हैव टू मेक द पार्क मोर फन, यप। एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। Lower the prices or improve the facilities. Yes, they'll have to do something with the park, right? And now we have to connect this with our question. We have to connect this with our intrapreneurship thing, right? And I think हम एक पॉइंट फेवर में लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये ओपिनियन भी हम देंगे, yes definitely I think entrepreneurship will play a very very important role in the success and the ongoing success of GT। ठीक है भी। और जस्टिफिकेशन के अंदर आई थिंक जस्टिफिकेशन क्यों बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि आई थिंक नंबर ऑफ विजिटर्स,
जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो गए हैं। एंड काफ़ी सारे हमारे वो एम्प्लॉयज़ हैं जो पुराने आई थिंक गोल्ड माइन से आए हैं, तो उनके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे डेफिनेटली, जो शायद अ, ऐसी ऐसी बातें बताएं जो हमें वाकई हमें इस फ्यूचर के अंदर कामयाब होने में हेल्प करेंगे। और फिर फेवर में क्या लिखूं कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप से फ़ायदा क्या होता है, टेल मी द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या एडवांटेज होगा। इनोवेशंस, कोई एक वन वर्ड में कैसे लिखूंगा, वन, न्यू आइडियाज, entrepreneurs can bring new ideas, make it innovation. Entrepreneurs can bring new ideas, make it innovation and focusing on engagement. New ideas आ जाएंगे. Employees would know better about why the visitors are not enjoying. बिल्कुल. So employees suggest. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज, ये भी बड़ा अच्छा एडवांटेज है, मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगी, वैसे ही कस्टमर्स भाग रहे हैं तो हमें उनको खुश करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि हम सर्विस अच्छी दे सकें। डीमोटिवेटेड बहुत एम्प्लॉयज़, दैट्स व्हाई हाई टर्नओवर रेट ऑफ एम्प्लॉयज़। हाई टर्नओवर रेट कहाँ है, हाई टर्नओवर तो नहीं लिखा हुआ। ऑलरेडी बिजनेस में है तो दे वुड नो विच पार्ट टू फोकस ऑन, यस। न्यू पर्सपेक्टिव्स आएंगे, creativity is injected into the business as they will develop new exciting products, keeping original thinkers into the business. Beautiful point. Okay, very nice, but whatever we write we have to make sure that we can explain that point well. And let's say if we write about motivation, तो मोटिवेशन के बारे में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई हाँ भाई, इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे जो स्टाफ है उसकी मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है। अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर क्यों, अगेंस्ट में क्या जाएंगे फिर, इंटरप्रेन्योरशिप क्यों फिर इतना ज़्यादा। एम्प्लॉयज रिक्वायर ट्रेनिंग सो विल बी कॉस्टली टू ट्रेन देम। मार्क्स का ब्रेकअप मैं बताता हूँ अभी, ईसा, मे बी रिस्की, वाई, वाई वुड इट बी रिस्की। अगेंस्ट में क्या जाए बताएं। पोचिंग, मे आस्क हायर पे, यस। एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है, बिल्कुल। बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज में फेल, बिल्कुल सही है, हाँ फिर रिस्की हो जाएगा। इंट्रोड्यूस मोर कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज दैट आर मोर फन एंड इंफॉर्मेटिव, लॉस हुआ तो बिजनेस विल हैव टू बेयर। कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज आएंगे, जाहिर है जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें उनको देनी होगी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट। यस, बिजनेस इज ऑलरेडी सफरिंग एंड अभी क्या हमारे पास टाइम है भी इतना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, ये भी एक सवाल है भाई। वैसे ही अगर आपका हालात नाजुक हैं, आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, आपकी रेवेन्यू इतनी सिग्निफिकेंटली कम है, तो क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो वाकई क्या इतने नए आइडियाज़ आ जाएंगे कि हमारे वाकई इंप्रूवमेंट आ जाएंगी। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट, बिकॉज it will have an opportunity cost. The time that the employees will be giving in to suggest their ideas, the time that we will have to invest when we will be listening to their ideas, that will have an opportunity cost, and we need to consider that whether जो टाइम लग रहा होगा वो टाइम वाकई वर्थ इट है या टाइम वर्थ इट नहीं है। अगर मेरे एम्प्लॉयज़ का मैं टाइम ले रहा हूँ किसी आइडिया में डिस्कस करने के लिए, तो उस टाइम की भी ज़ाहिर है मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो बंदा अपना रेगुलर काम छोड़ के इस डिस्कशन में बैठेगा, तो उसका जो टाइम मैं उस आइडिया की जनरेशन या आइडियाज़ की डिस्कशन में लगा रहा हूँ, क्या वो टाइम ऑफ वर्थ इट है या नहीं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। ठीक है जी। द बिजनेस इज ऑलरेडी फेलिंग, बिल्कुल सही है। तो आई थिंक अगेंस्ट में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि शायद दे माइट नॉट बी इनफ, probably they might not have enough experience, and it might not be worth it because of the opportunity cost of time involved.
ठीक है, अब वो जो भी पॉइंट मुझे लिखना है उसको अच्छे से समझाना है। समझाने के लिए कौन सी टेक्निक हमने सीखी है बताओ। अच्छी तरह जब हमें एक्सप्लेन करना होता है तो कौन सी टेक्निक हमने सीखी है बताओ भाई। बी टी एल। और ये अगेन रटा लगाने की बात नहीं है। देखो मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ आज कि जब तुम 12 मार्कर्स पेपर 2 में अटेम्प्ट कर रहे हो तो बीटीएल टेक्निक और जो भी बातें मैंने बताई हैं वो सजेस्टेड होती हैं। जाहिर है तुम जब एग्जाम में एक्चुअल में अटेम्प्ट जब कर रहे होते हो तो फिर तुम थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत तो तुम उसमें स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाएगा, कहीं पे कुछ। सही है ना, यानी कहीं बी बिकॉज की बात नहीं आएगी, कहीं देयरफॉर की बात नहीं समझ में आएगी, कहीं लीडिंग टू नहीं समझ आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो चेंजेस करना, पॉइंट ये कि चेंजेस करना अलाउड होता है, कोई रूल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं बीटीएल अप्रोच यूज करता हूँ टू एक्सप्लेन वट एवर पॉइंट आई वॉन्ट टू राइट, then I can write a high quality explanation. I can write a high quality explanation of whatever point I want to write using this technique. But yes, I can change the structure if I want. Okay. What is BTL? I forgot BTL का full form। यार अभी भी भूल रहे हो? अगर फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन ये बात हमने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की हुई है। बीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो सब बताएं मुझे। बिकॉज, therefore, लीडिंग टू। बिल्कुल। बिकॉज देयरफॉर लीडिंग टू के जो भी तुम पॉइंट लिख रहे हो उसको तीन एस्पेक्ट से समझा दो, समझो। पहले बताओ, मोटिव अगर तुम लिख रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप से मोटिवेशन बढ़ जाएगी, सो दिस इज बिकॉज कि मोटिवेशन क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी जो द नीड ऑफ बीइंग सिग्निफिकेंट, एस्टीम नीड्स जो हैं वो उनकी पूरी होंगी, वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे। देयरफॉर इस पॉइंट का इम्पैक्ट ये होगा कि जब स्टाफ मोटिवेटेड होगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, वो कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे। और दिस विल लीड टू, मे बी दिस विल lead to an increase in customer satisfaction, and this might also help to recover the lost revenue, because revenues भी कम हो गए हैं, तो revenues भी बढ़ाने में वो हमारी हेल्प करेगा अगर स्टाफ मोटिवेटेड होगा। समझ आई? यानी कि जो भी मैं पॉइंट लिखूं मैं उसको बिकॉज देयर फॉर लीडिंग टू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट, व्हाट्स द इम्पैक्ट of this point, and what will be the consequences of it leading to, right? This is how I think। ठीक है। esteem needs का मतलब होता है respect, the need of being respected। impact होता है direct, the direct impact। and leading to होता है फिर उसका developed, what are the long term consequences to it। therefore the impact is direct, and leading to फिर उसके after effects, उसके consequences। और अगर हम मैं तुम्हें इसकी मार्किंग स्कीम अगर दिखाऊं तो देखो, वन पार्ट डी, I'll just show you the mark breakup, because now the objective of this class is that you get hold of the structure, you get hold of how you are going to attempt 12 markers in paper 2। ऑब्वियसली ये हमारे पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल होता है, समझो। 12 मार्कर है ना, तो 12 मार्कर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर 12 मार्कर को हमने सही से इंपॉर्टेंस नहीं दी, अगर उसको हमने सही से प्लान नहीं किया, अगर हमने उसको हाई क्वालिटी नहीं लिखा, तो फिर होगा ये कि हम शायद बड़े सवाल में थोड़ा भंड मार के आ जाएंगे, तो फिर और मसला हो जाएगा ना। तो इससे हमें कोशिश करनी है कि 12 मार्कर को जब हम अटेम्प्ट करें पेपर के अंदर तो हम पूरे प्रॉपरली प्लान्ड हों, हम प्रॉपरली उसको सोच के जाएं, समझ के जाएं। थोड़ा हमारा माइंड फ्रेम उसके लिए बना हुआ हो कि 12 मार्कर को कैसे अप्रोच करते हैं, ताकि कल को तुम जब 12 मार्कर अटेम्प्ट करो तो तुम्हारे एक माइंड में फ्रेम बना हुआ हो ना। माइंड में फ्रेम बना हुआ होता है ना कि अच्छा ऐसे ऐसे सोचते हैं, तो खुद ब खुद इंसान जो है ना उसको फिर अप्लाई करने में जाता है तो ईजी होता है। तो 12 मार्कर को देख के सोच के स्ट्रक्चर में जो बार बार बना रहा होता हूँ उसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि तुम्हारे माइंड में एक फ्रेम बन जाए कि कल को जब तुम 12 मार्कर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें पता हो ना कि कैसे स्टेट करते हैं, फिर उसके एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में किस तरह से डिफाइन करते हैं, कंक्लूजन्स कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मार्क्स ब्रेकअप है
नॉलेज के इसमें 2 मार्क्स होते हैं, एप्लीकेशन के 2 मार्क्स होते हैं, एनालिसिस के 2 मार्क्स होते हैं, एंड जो इवैल्यूएशन होता है उसके 6 मार्क्स होते हैं। और इवैल्यूएशन का मतलब जजमेंट होता है, जो ज़्यादातर हम कंक्लूजन में लिख रहे होते हैं, लेकिन हम इवैल्यूएशन थ्रू आउट भी कर सकते हैं जब हम क्रिटिकली सिचुएशन को जज करते हैं, इसके हालात को, गोल्ड माइन, थीम पार्क, फॉलिंग सेल्स, फॉलिंग प्रॉफिट्स, फॉलिंग नंबर ऑफ विजिटर्स। When we critically judge the situation, then we get the 12 marks, मतलब 6 मार्क्स evaluation के। और अगर इसकी हम नॉलेज चेक करें तो देखो इसने मार्किंग स्कीम में हमें इंट्राप्रेन्योरशिप की प्रॉपर हाई क्वालिटी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। And entrepreneurship is where the workers come up with innovative ideas using enterprise to increase the profitability of the business. The business may reward the entrepreneur for their further ideas, allows employees to act like entrepreneurs, introduce enterprise within the business. Now, but all possible चीज़ें रीड कर लूँगा ना तो फिर कंटेंट कल को जब मैं एक्चुअल में लिख रहा हूँ तो और बेहतर हो जाएगा। The qualities of entrepreneurship including passion, talent, curiosity, motivation, resourcefulness, networking, confidence, knowledge and experience। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये, तुम वर्ड्स भी अपने पास अपनी वोकेबलरी के अंदर अपडेटेड रखो ताकि कल को तुम आंसर लिख रहे हो, एम्प्लॉयज़ के बारे में लिख रहे हो, तो ये देखो ना अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ किया करो। पैशन, टैलेंट, employees should be curious about the growth, employees should be motivated, we should be resourceful enough to take decisions, something like proper use of terminology is important ना। एंड देन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब मैं केस को रेफर बैक करता हूँ, देखो ये एप्लीकेशन की एग्जांपल्स भी तुम्हारे सामने हैं। that when we link to elements specific to GT's entrepreneurship, such as some employees used to work in the gold mine, some employees are younger workers, so they might not enough know things. Sales are falling, employees are falling, profits are falling, visitors are falling. I can just mention about these things so I can get application marks when I'm connecting back to the case. And if you see analysis, then एनालिसिस के अंदर हम दोनों साइड जा सकते हैं, एडवांटेजेस पे भी जा सकते हैं, डिसएडवांटेजेस पे भी जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे भाई जीटी को? यूजिंग जीटीज नोन रिसोर्सेज, अपनी खुद के एम्प्लॉयज यूज कर रहे होंगे ना। यूजिंग जीटीज ओन रिसोर्सेज टू फाइंड सॉल्यूशंस टू देयर फॉलोइंग विजिटर्स may be cheaper than external management consultants. Obviously, if we use our own employees, they will be less costly for us. GT workers may provide better, more effective solutions to GT problems and more likely to increase the number of visitors. Use of the mind's previous employees for their entrepreneurial ideas may be more likely to improve the business. And asking for employee involvement may increase the motivation of the staff, and therefore, which can increase the productivity and sales revenue. एनालिसिस का मतलब होता है उसको जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हम, देयर फोर लीडिंग टू, ये जो हम लिख रहे होते हैं ये हम उस पॉइंट को एनालाइज कर रहे होते हैं। और देखो चेन ऑफ एनालिसिस बनाना होता है कि वो जो BTL है ना, जजमेंट इवैल्यूएशन है बिल्कुल। डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो सकता है? GT's employees, especially the younger workers on flexible contracts, may not have the experience and or knowledge to help GT increase visitor numbers, opportunity cost of spending time on tasks other than their main function. GT's employees may not provide adequate solutions, which may not increase the number of visitors. GT may make a loss in the future. GT needs a quick solution because profit is likely to become loss in the future, and entrepreneurship may not provide this. Visitor numbers may not increase, leading to GT making a loss or not surviving. So like there are a lot of disadvantages given. Marking scheme में थोड़ा content ज़्यादा दिया हुआ होता है, जो बात है ठीक है, ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ होता है, लेकिन मैं जब ज़्यादा भी रीड कर लेता हूँ ना एक दफ़ा, अब जब तुम पास पेपर ज़ाहिर है घर पे भी जब खुद से अटेम्प्ट कर रहे होगे, डेफिनेटली अटेम्प्ट कर रहे होगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर घर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो भाई रिफंड करा लेना, अभी से बता रहा हूँ। घर पे पास पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, बगैर पास पेपर सॉल्व किए घर पे काम नहीं होगा। तुम क्लासेस भी लेते हो ज़ाहिर है, अभी अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं शायद वो अभी लेना शुरू किए हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो वो डेफिनेटली क्लासेस ले रहे हो तुम लोग, लेकिन उसके बाद तुम्हें घर पे भी पास्ट पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी क्लियर एंड फर्म ऑन दिस, ओके। एंड घर पे पास पेपर खोलने पड़ेंगे, इस तरह से मार्किंग स्कीम्स को रीड करना होगा, क्वेश्चंस को लिखना होगा,
गलत भी लिखो मसला नहीं है, लेकिन लिखना ही होगा। इसके अलावा कोई बिजनेस में अच्छा ग्रेड लाने के अलावा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, घर पे लिखना शुरू करना होगा। और एक ये हो सकता है कि तुम पहले लेट से कोई पेपर शुरू करो। कोई पेपर शुरू करो। और पेपर शुरू करने के बाद एक तरीका ये होता है कि पहले भले तुम मार्किंग स्कीम पढ़ लो अगर चाहो तो। पहले भले मार्किंग स्कीम पढ़ लो, फिर लिख लो आंसर। अभी थोड़े एक महीने में, ये जो फरवरी का महीना है, इसमें ये भी कर सकते हो कि क्वेश्चन रीड किया एज अ स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड किया, मार्किंग स्कीम एक दफ़ा देखी, और फिर वापस हमने अटेम्प्ट कर लिया। भले स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट हेल्प हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर तो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। समझे कंटेंट। और फिर आहिस्ते आहिस्ते मे बी फ्रॉम मार्च what you can do is you can just first attempt the question एंड देन उसके बाद फिर तुम मार्किंग स्कीम देख लेना। थोड़ा सा पहले चाहो तो मार्किंग स्कीम पहले देख लो, फिर मार्च से पहले फिर अटेम्प्ट पहले कर लेना, मार्किंग स्कीम बाद में देख लेना। एंड yes, 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 even if you have not done the past syllabus entirely, you should start attempting past papers. You should नहीं, you must। अभी से स्टार्ट करो भैया, एक आध तो करो। What do you suggest? Should I start doing past paper without completing the syllabus? अच्छा, एक और सवाल क्या आया था? Can we just write points? No, no, no. You have to write a complete answer. आंसर लिखने होंगे। कभी कभी पॉइंटर्स चल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कंप्लीट कंप्लीट आंसर्स लिखने होंगे। सर मार्च से पास पेपर स्टार्ट करें तो ठीक है। यार अभी से कर ले यार आयशा। सर पीवन में भी सेम अप्रोच यूज़ करें? बिल्कुल बिल्कुल, पीवन में भी सेम अप्रोच चल सकती है। हाउ मच वी शुड डू इन अ वीक? यार एटलीस्ट हर 3 दिन 2 दिन के अंदर तुमने एक पेपर तो सॉल्व किया हो। भाई रिवीजन साथ साथ चलाओ, लेकिन पास पेपर एक आध दो रैंडमली बीच में अटेम्प्ट करो। भले मार्च से तो फिर बहुत ज़्यादा ही पास पेपर अटेम्प्ट करना, लेकिन अभी से भी शुरू करो। इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते रहते ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में भी फंस जाते हैं, वो पास पेपर प्रैक्टिस नहीं किया होता है। लिखना शुरू कर दो, तभी मैं बता रहा हूँ ये पास पेपर क्लासेस रखने का मकसद भी है कि एक दफ़ा हमारा फोकस पास पेपर पे आ जाए ना। ठीक है। लोग कहते हैं बिजनेस में ग्रेड लाना आसान होता है, लेकिन अब नहीं लग रहा। लोग तो जाना ना जाने क्या कह जाते हैं, लोगों का तो काम ही कहना है। ठीक है। लोग कहते हैं कि आप अच्छे हो, काले हो, मोटे हो, पता नहीं क्या हो, जैसे भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लोगों से कुछ नहीं होता। लोगों का आप रिस्पेक्ट करें, लोगों का ख्याल रखें, लोगों से प्यार करें, लेकिन डोंट लेट एनी वन जज यू। ओके। अब तुम्हें करना ये है कि तुम्हें जो है वो, ये जो 12 मार्कर आज हमने पूरा प्लान किया है, वो तुम्हें पूरा पास पेपर, ये जो 12 मार्कर का क्वेश्चन है उसको अपने पास अब अटेम्प्ट करना चाहिए प्रॉपरली। मैंने पूरी सी मार्किंग स्कीम दिखाई है, प्लान बनवाया है। नाउ व्हाट यू मस्ट डू इज आफ्टर द क्लास में भी you can just attempt this 12 marker by yourself, then again go through the marking scheme if you want. This will help you to improve your writing skills. All right guys, bye bye, ख्याल रखें। बाकी फिर हमारी क्लास अब नेक्स्ट होगी, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे स्टार्ट।